हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो क्लास है हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है और ये जो हिस्ट्री चल रहा है ना, ये हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, इसमें आप लोग को सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम हो गया और अधिकतर ये सब हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई डीप या कोई फिर कंसेप्ट वाली चीजें ही नहीं है। इसको बस आप रटे रहेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन कोई बनने वाला नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको मेसोपोटामिया के लोग मेलुआ बोलते थे, इसको मेलुआ सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले तो नाम से ही इतने सारे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये नाम बस याद रखिएगा। ठीक, जैसे आजकल ये मेलुआ पूछ चुका है कि मेलुआ सभ्यता किसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो 2400 बीसी से लेके 1750 बीसी, अब कभी कभी 2500 बीसी भी देगा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। 1750 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। मतलब ईसा जी के, जैसे हमारे हिस्ट्री में क्या लिया जाता है कि ईसा जी का जो जन्म स्थान है उसको जीरो मान लिया जाता है। ठीक, और उसके आगे को क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे अभी जैसे ये हो गया ईसा पूर्व, जैसे मान लीजिए ईसा जी का ये जन्म हो गया तो इसको जीरो मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे हो गए ईसा जी जन्म हो गए। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आगे जब जाने पे प्लस होता है प्लस, और पीछे जाने पे क्या होता है माइनस। तो मतलब आगे 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक पहुंच गए, 2022 तक, है कि नहीं। और यही पीछे 1 2 3 4 करते करते कहाँ, मतलब कितने साल पीछे हो गया था, तो लगभग 2500 या 2400 साल पीछे। और फिर 1750 तक चला, तो मतलब कि मगर अगर 2500 यहाँ तक आया होगा तो यहाँ तक चला होगा, फिर इसे करते करते आपको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब आया। ठीक है, छोड़िए, अब इधर आइए। देखिए इसकी लिपि क्या होती है, या जो भी स्क्रिप्ट वगैरह होती है या लिपि जिसको बोलते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि लेखनीय है, लेकिन ये क्या है, अपठनीय है। मतलब आज ऐतिहासिक काल में यही था कि क्या लेखनी था। लेखनी कहने का मतलब कि चित्रकला ये सब या ये सब बने हुए थे, जैसे पहाड़ वहाड़ ये जो हो गए, पत्थर पे सब चित्र उत्र बना देते थे, या कुछ भी ऐसे करके लिख दिया इस तरह, चाइनीज भाषा में, या कुछ भी ऐसे लिख दिया। तो क्या है, लिख तो दिए लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाए हम लोग, तो ये क्या है, अभी भी अपठनीय है। और सर्वप्रथम देखिए किसने बताया था, तो चार्ल मैसॉन ने 1826 में ये जानकारी दी थी कि भाई एक सभ्यता है। ठीक, फिर क्या है, पुरातत्व विभाग के पहली बार अध्यक्ष बने थे कनिंघम। तो कनिंघम में भी दौड़ दौड़ के अपना घोड़े से पूरा चारों तरफ पता लगा लिया कि ना भाई ये कोई सभ्यता है। फिर जो दूसरे अध्यक्ष बने सन जॉन मार्शल, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनके अंडर में क्या खुदाई चालू करवाई गई, जो कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी भी थे, और भी लोग हैं। तो 1921 में इसका खुदाई शुरू हो जाता है आपका, जो भी आप सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने भी काम करना शुरू किया। तो फिलहाल वो सब चीज़ आगे के देखेंगे कि नगर कौन कौन से थे, किस नदी पे थे, क्या क्या चीज़ पाए गए, इन सब की चर्चा आगे होगी। तो पहले ये जानिए कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ होने का मतलब कि जैसे इसका मतलब त्रिभुजाकार आकार में है। ठीक, त्रिभुजाकार कहने का मतलब कि एक छोर और है, चौथा छोर बन जाता है पूर्व की साइड में। तो खैर इसको देखिए, उत्तर में, दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में, तो कौन कौन से जगह, जैसे हमारा भारत का विस्तार होता है ना कि भारत के उत्तर में इंदिरा काल है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी, आप जानते हैं। ठीक, उसी तरह से पूर्व में आप जानते हैं कि वालंगू की विथी है, या पश्चिम में आप सरक्रिक राजहर क्रिक जानते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा सिंधु घाटी जो पूरा था, सिंधु ये सभ्यता जो थी, एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, उसका कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो उत्तर में एक मांडा जिला है, या एक मांडा जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और पश्चिम में है सुत्तगेंडोर बलूचिस्तान, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में आता है। पश्चिम मतलब पूरा आप जानिए पाकिस्तान में आता है बलूचिस्तान। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, सुत्तगेंडोर है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये सबसे पूर्वी छोर है। मतलब इन्हीं चारों छोर के अंदर में ये क्या है, सभ्यता पाई गई थी। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक भी बना दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का ये पूरा ट्रिक है। जैसे पुआ दद पशु, आप 2 3 बार बोल देंगे पुआ दद पशु, याद हो जाएगा। हमारे एक सर थे, क्या बोलते हैं उनको, शुभांशु सर, हमें वही सिखाए थे। तो पुआ दद पशु। ठीक, पुआ दद पशु, ये क्या है, चारों छोर। पुआ का मतलब हो गया उत्तर। ठीक, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो पुआ दद पशु का मतलब उत्तर में मांडा,
पू मतलब पूर्व, और ए से आलमगीरपुर, दद मतलब दक्षिण और दाइमाबाद, प मतलब पश्चिम, और सु मतलब सूत के गैंडोर। तो ये हो गया चारों छोर का ट्रिक, उम पुआ दद पशु, इस प्रकार से आप ये सारा ट्रिक याद कर लीजिए। तो इसके जो भी पॉइंट थे बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, तो याद हो ही जाएंगे। देखिए उनका सामाजिक जीवन क्या था कि मात्र सत्तात्मक था। ये मात्र सत्तात्मक क्या होता है भाई? मात्र सत्तात्मक कहने का आशय यह है कि वहाँ पे जो मुख्य रूप से जो सबसे सुपीरियर या इसको जब जो राज करने वाला हो, चाहे राजा कहिए चाहे कुछ भी कहिए, तो वहाँ पे क्या है, मात्र सत्तात्मक मतलब जो सबसे सुपीरियर राज करने वाला होगा, उस सभ्यता में वो कोई लड़की होगी, मतलब कोई माता रही होंगी या मतलब कोई रानी रही होंगी, ठीक है। और वहाँ पे जो वर्ग था, वर्ग का विभाजन भी 4 प्रकार से था, जैसे आज के डेट में है। तो वहाँ पे क्या था, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग। वहाँ पे मतलब जाति प्रथा ये सब नहीं था। आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि अगर आप योद्धा में अच्छे हैं तो आप योद्धा वर्ग में चले गए, आप श्रमिक वर्ग में अच्छा काम करें तो श्रमिक में हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें था। देखिए भोजन क्या था कि भैया वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से थे, ठीक। और देखिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं समाधान प्रणाली। तो समाधान प्रणाली कहने का मतलब ये है कि शव को ये लोग दफनाने या जलाने की इन लोगों का क्या सिस्टम रहा होगा। तो सिस्टम क्या था, पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान कहने का मतलब ये है कि वो लोग शवों को पूर्ण रूप से दफना देते थे, एक तरीका ये हो गया। दूसरा है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान कहता क्या है कि इनकी जो शरीर है वो क्या है कि भाई पशु पक्षी के सामने रख दिया जाता था, मतलब ऐसे क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था कि जहाँ पे पशु हो गए, पक्षी, उनका भी पेट भरे, और बाकी जो हड्डियां बचती थी तो उनको क्या करते थे भाई, दफना देते थे। ये हो गया आंशिक समाधान। और दाह संस्कार, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको भैया, दाह संस्कार क्या, मतलब मृतकों का जो शरीर है वो जलाना, ठीक है, वही हो गया दाह संस्कार। अब आइए देखिए यहाँ पे नगर नियोजन के बारे में देखते हैं। तो उनका जो नगर नियोजन था बड़ा सुनियोजित तरीके से था उनका, मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, हम लोग के जैसा नहीं कि मतलब अपना गली बनाया तो उसी में कुबर्जा निकल गया तो उसके लिए लाठी चल गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक। यहाँ पे जो हड़प्पा और स्पेशली जो मोहनजोदड़ो वाले जगह है वहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, ठीक। अब देखिए ये वाला सिस्टम, जैसे आज के डेट में सभी लोग का दरवाजा अंदर ही खुलता है, तो ये चीज़ ये पहले से ही लगभग कितना बढ़िया सिस्टम रहा होगा, है कि नहीं। नहीं तो आजकल देख रहे हैं कितना बढ़िया नगर नियोजन चल रहा है, थोड़ा सा कॉलोनी में सुधार हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा शहरी टाइप का लोग बन रहा है, अपना अपना जमीन भी नहीं छोड़ रहा है, गली में आधा दूर तक अपना दीवार खड़ा कर दे रहा है, ये मेरा जमीन, उसी में पार्किंग लगाएगा। फिर देखिए क्या भैया, सर्वाधिक चौड़ी सड़क है, 10 मीटर तक की चौड़ी सड़कें होती थी। एमजे का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गए ये। फिर क्या, ढकी हुई नालियाँ मिलती हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हम लोग के यहाँ देखिए खुली नालियाँ हैं, खूब आराम से आदमी घुस जाए उसमें, रात में चल दिया नहीं दिखा तो आदमी सीधा पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, ऐसी ऐसी नालियाँ हम लोग के यहाँ है। फिर सामान्य मकान होते थे वहाँ पे, सामान्य मकान जैसे हम ही लोग जैसे होते थे, जिसमें आंगन होता था, रसोई घर होते थे, स्नानागार हो गया, कुआं हो गया, शौचालय हो गया, ये सभी के घर में ऐसा होता है। तो कुल मिला के 4-5 रूम वाले इनके घर होते थे और इस प्रकार से होते थे, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम कुछ नगर के बारे में स्पेशली अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक। तो नगर नियोजन देखने के बाद अभी हम लोग का अगला देखिए क्या है टॉपिक। जैसे अब हड़प्पा, ये भी एक क्या है, वहाँ का एक शहर है, उस ज़माने या उस सभ्यता का शहर था, जिसको 1921 में दयाराम साहनी जी ने क्या किया था, इसका खनन करवाया या खोज किया, ठीक, ऐसे कह सकते हैं। देखिए जो हड़प्पा है ये कौन सी नदी के तट पर होगा, तो रावी नदी के तट पर है। फिलहाल ये कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। हमको इससे मतलब है क्या क्या वस्तुएं हैं प्राप्त हुई, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए श्रमिकों का आवास मिला, अन्नागार मिला, लकड़ी का ताबूत मिला। ताबूत जानते हैं ना क्या होता है, जैसे क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ताबूत में उनको लेटा के दफन कर दिया जाता है। जब ताबूत मिलेंगे तो कब्रिस्तान भी मिलेगा। यहीं से क्लियर हो गया कि हड़प्पा में जब ताबूत मिला तो कब्रिस्तान भी होगा, और उस कब्रिस्तान का नाम है RS-37। RS-37। आइए मोहनजोदड़ो, बहुत ही फेमस, 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। नदी कौन सी है, सिंधु नदी। और फिलहाल ये जो तट है सिंधु नदी पे जहाँ पे मोहनजोदड़ो है, वो लड़काना एक जिला है पाकिस्तान में, वहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, मृतकों का टीला। इस मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। मृतकों के टीले कहने का आशय क्या है, तो ऑप्शन में अगर आप मोहनजोदड़ो देखेंगे तो आराम से आप लगा दीजिएगा।
आइए मेन मेन चीज, प्राप्त वस्तुएं क्या है, पुरोहितों का आवास मिला, अन्नागार मिला, विशाल स्नानागृह भी मिला, घर में कुआं है, आदि शिव भी मिले, और कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति होती है वो मिले, और यहाँ पे चौड़ी सड़क, तो चौड़ी सड़क तो हमने मतलब अभी बता ही दिया है कि 10 मीटर चौड़ी सड़क थी। आइए उसके बाद देखते हैं चन्नू दड़ो। इसका देखिए भाई कौन होगा, गोपाल मजुमदार जो होंगे, ठीक, जो इनके खोज करता है। और ये क्या है, नदी सिंधु नदी, ये भी सिंधु नदी के तट पर होगा लेकिन पाकिस्तान वाले। दुर्ग रहित शहर, ठीक है, दुर्ग रहित, दुर्ग मतलब जो किला होता है जो बाउंड्री घेरी जाती है, ठीक। तो वहां पे देखिए क्या प्राप्त वस्तुएं क्या क्या मिली, तो लिपस्टिक मिला, शीशा मिला, मनका और गुड़िया भी मिला, पैरों के निशान किसके, कुत्ते और बिल्लियों के, ठीक। तो इस प्रकार से सब चीजें वहां पे मिली, आराम से नोट्स बना लीजिएगा। फिर देखिए रोपड़, रोपड़ क्या है भैया, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में है फिलहाल ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला, मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण, जैसे हमने आपको बताया था कि नव पाषाण काल में बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में, जिसको गर्त आवास कहते थे, कि आदमी क्या करता था, उसी को खोद के सोता था कि ऊपर से जो ठंडी ठंडी हवाएं वो निकल जाएंगी, तो आदमी के पास क्या उसमें स्वेटर उटर नहीं ना था, उस समय कंबल स्वेटर कहाँ था, तो उस अपना पत्ता सत्ता लपेट के आदि मानव टाइप का था सब पागला, तो वो सब अपना कैसे करेगा, कुत्ता जैसे देखते हैं खन के सो जाता है थोड़ा सा जमीन, तो हवा ऊपर से निकल जाती, ठंडा नहीं लगता। तो वहीं पे क्या है, गर्त आवास पूछा जाए कभी भी, नौ पाषाण में बुर्ज होम कहाँ पे मिलता है, तो ये होगा जम्मू और कश्मीर में, ठीक। तो फिलहाल इसको रखिए, रोपड़ में क्या है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण है, ठीक। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा का यहाँ मतलब यह है कि काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है, यहाँ से मतलब है। और ये देखिए इसकी जो खुदाई में कौन थे शामिल भैया, बीके थापड़ और बीबी लाल। मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमेशा नहीं पूछता है, नहीं सन हमेशा पूछता है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमने उसको लिखवा दिया है, बाकी आप छोड़िए। नदी कौन सी है, घग्घर नदी के किनारे, जो कि अभी क्या है राजस्थान में, तो वहीं पे क्या भैया कालीबंगा मिला। और देखिए प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी है, तो जूते हुए खेत, वो भी हल के द्वारा, है ना, जो खेत वहां पे जोता गया था उसमें ट्रैक्टर थोड़ी था, तो हल ही होगा, तो वो सोचिए हल का भी प्रयोग उस समय करते थे, तो खेत क्या हुए, जूते हुए थे। और वहां पे अलंकृत ईंट थी, ईंट बहुत सामान्यता नहीं थी, अलंकृत मतलब डिजाइन वगैरह सब बनाए थे उस पे। और क्या है, हवन कुंड भी मिला और चूड़ियां भी मिली, ठीक। यहाँ पे है ना कालीबंगा का मतलब है काली मिट्टी की चूड़ियां, और चूड़ियां भी यहाँ मिल रही हैं, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां, जरा ठहरो बलम मजबूरियां। अब देखिए अगला क्या है कि धौलावीरा। धौलावीरा क्या कहता है भैया कि मतलब ये गुजरात में है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी क्या खुदाई कराई थी, तो देखिए वहां पे मिला है बांध और स्टेडियम। तो धौलावीरा में स्टेडियम था ना, जहाँ पे लोग लड़ते थे आपस में, पशुओं से आदमी को लड़ा दिया जाता था, ऐसा वहां पे सिस्टम चलता था। फिर देखिए है 7वें नंबर पे जो नगर होगा महत्वपूर्ण, ये है सुरकोटदा, या कभी कभी सुरकोटदा भी देता है। तो जगपति जोशी है इनके भाई खुदाई करता है, ये गुजरात में मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे एक ही चीज याद रखिएगा आप, सुरकोटदा में क्या मिलेगा भैया, घोड़े की जो हड्डियां हैं या घोड़े के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। लोथल क्या है भैया, लोथल है भोगवा नदी के किनारे जो कि गुजरात में है, और इसका खुदाई SR राव ने कराया। यहाँ पे क्या मिलते हैं, बंदरगाह, ठीक। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया भैया, यहाँ पे जो दरवाजे हैं ये सड़क की ओर खुलने लगे, ठीक। पहले तो भाई बड़ा सिस्टम था कि सड़क की ओर नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल में ही एकमात्र क्या जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे, मतलब कि आदमी कोई जा रहा है उधर दरवाजा खोल दो उसका मुंह चिपटा हो जाएगा, ठीक। अब आओ अन्य जानकारी, अन्य जानकारी में देखते हैं। इसके बाद आपका सिंधु घाटी समाप्त हो गया, मतलब समाप्त होने की तो बहुत ही सब चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा थोड़ी पूछिएगा, लेकिन जितना हम करा रहे हैं उतना आप देख लेंगे तो बस आपका आंसर मिल जाएगा वहीं से। देखिए ये लोग लोहे से ना परिचित नहीं थे, एक पॉइंट। कृषि और पशुपालन इनका क्या था, मुख्य व्यवसाय तो यही, अरे कृषि और पशुपालन तो करते ही थे, लेकिन इनका इनका मुख्य व्यवसाय है व्यापार था, है ना, ट्रेडिंग, व्यापार। उस समय भी क्या है ट्रेडिंग करते थे, इंट्राडे। माप तौल से लोग परिचित थे भैया, है ना, अढ़ाया बटखरा ये सब भी वो लोग रखे थे पत्थर का बना के। और देखिए मिट्टी के जो बर्तन थे उन्होंने क्या किया था, लाल रंगों से पेंट कर दिया था, मतलब लाल रंगों से वो रंग दिए थे, तो मिट्टी के जो बर्तन है वो लाल होते थे, ठीक। मुहरों से समझिए क्या है कि मुहरों का भाई ये कहना है कि जो मुहरें बनती थी उन पे सभी जानवरों के चित्र लगभग थे, लेकिन एकमात्र जानवर जो कि एग्जाम में पूछ चुका है कि शेर, ये जो शेर होता है ना, उस चित्र को ये लोग बनाए ही नहीं थे।
कभी देखा ही नहीं होगा, शेर और आएँगे तो भाग गए होंगे सब, या शेर आएगा कहाँ से? या मानव जहाँ पे रहेगा वहाँ हर जानवर डर जाता है। तो मान लीजिए हर जानवर तो कभी-कभी क्या होता है कि करीब भी आ जाता है, लेकिन शेर और को जब भूख लगेगा तभी आएँगे, और ये मानव का थोड़ी लगेंगे वो सब करने। ये सब भी तो अपना हँसुआ, रूखानी सब लेके चलते होंगे। तो शेर-वेर भी डर के नहीं आता होगा पास में, तो इसलिए शेर का चित्र नहीं मिला। और मुहावरों में देखिए सेलखड़ी का इस्तेमाल ये लोग करते थे। सेलखड़ी एक प्रकार से पत्थरों का होता था, जो कि एक रत्न है, तो सेलखड़ी का ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जानकारियाँ मिली। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जितना आप बस पढ़ लेंगे, उसमें से आपका आराम से 1-2 नंबर अगर क्वेश्चन फँसता भी है, 1 आध नंबर भी फँसेगा तो आराम से इतने में ही कर लेंगे। इससे ज़्यादा बाहर पढ़ेंगे तो फिर आपको नुकसानदायक हो जाएगा वो, है ना? बचेगा नहीं ना। यूपीएससी की तैयारी करना है तो हमारा क्लास छोड़िए, कहीं और भी और बढ़िया जगह लीजिए क्लास, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही।